मेरे पास कोई ट्रेनर नहीं है, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है, तो मैं कैसे अपना खेल बेहतर कर सकता हूँ? ये सवाल ना जाने कितनी बार मुझसे पूछा जाता है और बहुत सारे ट्रेनर से ये सवाल पूछा जाता है। तो आज इस सवाल का हम जवाब जो है इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आखिर एक शतरंज खिलाड़ी को हर दिन कम से कम खुद से क्या कुछ करना चाहिए? अगर आपके पास ट्रेनर है और वो आपको सिखा रहे हैं, उसके अलावा भी ऐसा क्या है जो हर शतरंज खिलाड़ी को हर दिन करना ही चाहिए अगर आप अपनी रेटिंग को बेहतर करना चाहते हैं या अपने खेल को बेहतर करना चाहते हैं? तो ये जो वीडियो है ये खास तौर पर इसी पॉइंट को जो है ध्यान में रखते हुए मैं बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप जो मैं आपको 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ, अगर आप ये फॉलो करते हैं 6 महीने, तो नो मैटर आपकी रेटिंग अभी क्या है, वो कम से कम 300-400 पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगी। जी हाँ, 100% बढ़ जाएगी। और इसीलिए ज़रूरी है कि आप इन बातों को बहुत सीरियसली लें। सबसे पहली बात कि आखिर एक शतरंज खिलाड़ी के पास कितने घंटे की तैयारी जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, दुनिया के बेस्ट ट्रेनर जो हैं, और उन्होंने इसके बारे में काफ़ी कुछ कमेंट किया हुआ है। चाहे मार्क ड्रोवेस्की हों, चाहे आरबी रमेश हों, याकूब औगाड हो, जो भी दुनिया के फेमस ट्रेनर हैं, सब ने इस बारे में काफ़ी कुछ कहा हुआ है। कहा यह जाता है कि अगर आपको ग्रैंड मास्टर बनना है तो कम से कम आपको 10,000 घंटे की तैयारी की ज़रूरत है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की मदद से 10,000 घंटे को 7,000 घंटे के आसपास लाया जा सकता है। और इसे आप कुछ ऐसे देख सकते हैं कि हर दिन अगर आप 3 घंटे तैयारी करेंगे तो आप देखिए कि एक साल में आप कितने घंटे तैयारी करेंगे। तो उस हिसाब से आप गिन सकते हैं कि कितना सफ़र लग सकता है, और जितने आप घंटे बढ़ाते जाएंगे वो सफ़र कम हो जाएगा। तो एक अच्छी ट्रेनिंग लगातार आपको जितना भी आप ज्ञान अर्जित करेंगे उसके हिसाब से आपके रेटिंग को ऊपर ले जाएगी। खैर, वापस लौटते हैं टॉपिक पर। तो हर दिन एक शतरंज खिलाड़ी को क्या कुछ करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ जो आपको हर दिन करनी चाहिए वो है कि आपको हर दिन पजल सॉल्व करने चाहिए। और खासतौर पे बिगिनर लेवल पे जब आप बात करते हैं, बिगिनर लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे 1400-1500 रेटेड हो या इवन 1800 रेटेड तक की मैं बात करूँ, यहाँ पर हर दिन आपको काफ़ी सारे पजल सॉल्व। इनिशियल लेवल पे एक चीज़ जो आपको मदद करती है सबसे ज़्यादा, वो है पजल सॉल्व करना। याद रखिए, पजल सॉल्व करना कैलकुलेशन नहीं है, उस पर मैं अलग से एक पूरा वीडियो लेकर के आने वाला हूं दोस्तों। पजल्स एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की एक आदत है जो कि आपको खेल में बहुत मदद करती है। कैलकुलेशन एक अलग चीज है, पजल का थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो कैलकुलेशन के अंदर आता है, बट कैलकुलेशन अपने आप में एक पूरी अलग चीज है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं पजल्स कैसे करने चाहिए। तो पजल्स आप हर दिन आपको एक कोटा बनाना पड़ेगा। ये आप किसी बुक से कर सकते हो, किसी ऑनलाइन जो है वेबसाइट से कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट हैं, किसी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, तो कुछ फ्री भी हैं। जहां आपको बेहतर लगे वहां करिए, लेकिन हाँ, पजल का स्टैंडर्ड आपके खेल के अनुसार, आपके सॉल्विंग के अनुसार बढ़ना जरूर चाहिए। अगर एक ही पैटर्न आ रहा है, एक ही लेवल आ रहा है, तो बेहतर है कि आप कोई दूसरी जगह देखें, चाहे वो बुक हो या फिर वेबसाइट। तो जब आप पजल सॉल्व करें तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत तरीके से करने की जरूरत है? जी हाँ, वो ये है कि मोहरों को आपको टच नहीं करना है। जैसे इस पोजीशन की बात करते हैं, सबसे पहले हम इस पोजीशन को डिस्कशन करते हैं। इस पोजीशन में अगर हम बात करेंगे तो ये पोजीशन बोर्ड पर लगी हुई है, हमको जो भी कैलकुलेट करना है यहां पर ही कैलकुलेट करना है, अपने दिमाग पे विजुलाइज करना है, बोर्ड पर किसी भी मोहरे को टच नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती यहां पर बिगिनर्स या बहुत सारे प्लेयर क्या करते हैं, वो करते ये हैं कि कोई पोजीशन बोर्ड पर लगाई और एक चाल उनको थोड़ी सी दिख गई और उसके बाद तुरंत ही बाद वो आंसर पलट के देखने लगते हैं। और ऐसे प्लेयर अगर दिन में 500 पजल भी कर रहे हैं तो वो कोई इंप्रूवमेंट अपने गेम में नहीं ला पाएंगे। जी हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप आखिरी तक वेरिएशंस को देखें। हालांकि ये जो पजल मैंने अभी चुनी हुई है ये तो काफ़ी आसान पजल है कंपेयर टू जो हम कैलकुलेट करते हैं, और बट आपको आखिरी तक देखने की आदत डालनी चाहिए। इसीलिए मैंने इस पजल का चुनाव किया है ताकि आपको आसानी से आखिरी तक जो है वो दिख जाए। तो जैसे ये पोजीशन है यहाँ पर, तो सबसे पहले तो आपको पोजीशन को जज करना होगा कि क्या कुछ हो रहा है, ये तो रियलाइजेशन करना ही होगा। तो रियलाइजेशन आप ये देख सकते हैं कि फिलहाल ये क्वीन मर रहा है वाइट का,
और अगर इसको हमने बचाया तो यहाँ पर मेट्स लगे हुए हैं वाइट के। तो सामान्य कंडीशन में इस पोजीशन में शायद कोई रिज़ाइन भी कर सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर वाइट ने पॉसिबिलिटी देखी चेक कैप्चर थ्रेट की, तो एक चेक आ रहा है एक। ओके, तो अगर हम रुक C8 चेक देते हैं तो किंग आएगा H7 के स्क्वायर पर ओनली, और कोई घर तो है ही नहीं। और सडनली फिर ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। देन सडनली वाइट रियलाइज करता है कि यहां पर एक पैटर्न हो सकता है। पैटर्न ये हो सकता है कि अगर किंग H8 पे होता तो G7 का पॉन पिन हो जाता, G7 का पॉन पिन हो जाता तो H6 का स्क्वायर मेरे क्वीन के लिए अवेलेबल हो जाता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वाइट खेलता है रुक H8 सैक्रिफाइस विद द चेक। किंग H8 ओनली मूव, क्वीन H6 जाके चेक देता है, पॉन पिन है, किंग G8 ओनली मूव एंड क्वीन इंटू G7 चेकमेट। तो ये जो सारा वेरिएशन हमने बात किया या देखा, ये हमने सिर्फ कैलकुलेट किया, हमने बोर्ड पर कुछ भी चाल जो है वो चल के देखी नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप जब पजल करेंगे, इससे हार्ड भी पजल हो सकती है, इससे और ज़्यादा मूव्स वाली भी पजल हो सकती है, लेकिन आप जो भी करें आपको ये नियम बनाना होगा कि आप मोहरों को नहीं छुएंगे। दोस्तों याद रखिए, सिर्फ यही एक वो क्वालिटी है जो आपको स्ट्रॉन्ग चेस प्लेयर बनाएगी। अगर आप मोहरों को टच करते रहेंगे कभी भी आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा, और फिर वही होगा कि मैच में आप सडनली जो है ब्लंडर कर देंगे। आपके जो सोचने की क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो समस्या रहेगी, क्योंकि आपके पास आदत ही नहीं होगी दूर तक सोचने की। तो जब आप टैक्टिक्स में दूर तक देखने की कोशिश करते हैं, ये हिस्सा एक्चुअली कैलकुलेशन से रिलेटेड है, जिस पर हम अलग से बात करेंगे। तो इस पोजीशन पे हमने देखा कि किस तरीके से वाइट यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता है, और आपको यही करना है। कोई भी टैक्टिक्स आप करिए, दूर तक देखिए, आखिरी तक देखिए, मोहरों को टच नहीं करना है। दूसरा जो आपका नियम है, जो आपको हर रोज करना होगा, और उस नियम को फॉलो करने के लिए, दूसरे और तीसरे नियम को फॉलो करने के लिए आपको शतरंज में इंजन जो होता है, जो हम कंप्यूटर में या ऑनलाइन, चाहे हम वो ली चेस करें, chess.com करें, हम जो इंजन चालू करते हैं उसको यूज़ करना, उसको इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इंजन को इस्तेमाल करना पूरे से बंद कर दीजिए। गुकेश को आप जानते ही हैं, 18वें विश्व शतरंज चैंपियन। गुकेश की रेटिंग जब 2550 तक चली गई, तब तक गुकेश ने इंजन्स का इस्तेमाल नहीं किया। आखिर क्यों हम इंजन का इस्तेमाल ना करें? इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझिए कि जब आप इंजन का इस्तेमाल करते हैं तो सीधी सी बात है, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और आप वहाँ पर एक मशीन की मदद ले रहे हैं जो कि गेम खेलते वक्त आपके लिए उपलब्ध नहीं रहने वाली है। तो अगर आपको कुछ भी मजबूत करना है तो वो आपका खुद का दिमाग होना चाहिए। इंजन की मदद आपका ट्रेनर जो हो, अगर आपके कोई कोच हो, वो इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय आपके। तो मैं आपको बोलूँगा कि इंजन का इस्तेमाल जो है वो आपको बंद करना होगा, और किन दो चीज़ों को फॉलो करते हुए बंद करना होगा। तो दूसरी जो आपको प्रैक्टिस करनी है हर रोज़, वो है हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ बड़े मुकाबले देखने हैं। लाइव मुकाबले अगर चल रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर लाइव मुकाबले चल रहे हैं तो नोटेशन बंद कर दीजिए, इंजन बंद कर दीजिए, और गेम जहाँ पे भी है उस पोजीशन को बोर्ड पर लगा के बैठ जाइए और नेक्स्ट मूव को गैस करने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए कि आप खेल रहे हैं, अर्जुन खेल रहा है कार्लसन के साथ, आप बोर्ड को लगा लीजिए, अर्जुन की चालों को आप, अगर अर्जुन पसंद है या कार्लसन पसंद है, और उनकी चालों को सोचने की कोशिश कीजिए। जब भी उनकी चाल आने वाली है उसके पहले आप प्लान करिए कि आपके हिसाब से यहाँ पे क्या हो सकता है, और डेफिनेटली डिफरेंस होगा। कई बार मूव्स मैच भी हो जाएंगे, वो आपको बहुत खुशी देंगे, पर बहुत बार मूव्स मैच नहीं होंगे। और जब भी मैच नहीं होंगे तो खुद को कम नहीं आंकना है, खुद की कोई आलोचना नहीं करनी है कि मुझे नहीं आता है। वो सामान्य सी बात है, क्योंकि सामने वाला, हम जिनके गेम्स देख रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर हैं, लेकिन हमको ये सोचने की कोशिश करनी है कि आखिर कार्लसन ने या अर्जुन ने वो चाल क्यों चली, उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है उस चाल को चलने के पीछे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गेम्स लगाइए, लाइव गेम्स देखिए। अगर मान लीजिए कि लाइव गेम्स नहीं देख पा रहे हैं और आपको देखना है कि आज कोई टूर्नामेंट हुआ, टाटा स्टील हुआ, तो उसमें देखिए इंपॉर्टेंट गेम्स कौन कौन से हुए। अर्जुन जीता तो क्यों जीता, गुकेश हारा तो क्यों हारा, विंसेंट केमर जीता तो क्यों जीता, प्रज्ञानंदा जीते तो क्यों जीते, गुकेश फिर जीते तो क्यों जीते।
और उस मैच का निर्णायक क्षण क्या था। समझते हैं कि कैसे किसी जो भी लेटेस्ट मुकाबले खेले गए हैं, टॉप लेवल के मुकाबले खेले गए हैं, उनमें से हम क्या सीख सकते हैं। इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आपको आर्टिकल पढ़ के या कहीं ना कहीं से पता लग गया हो, हमारे वीडियोस के माध्यम से आपको पता लग गया हो कि कोई खास गेम हुआ है, तो डायरेक्टली आप उस गेम को जा करके देख सकते हो। या फिर कोई भी जो टूर्नामेंट चल रहा है, जैसे अभी फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप खत्म हुई, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ live.chessbase.com, फ्री है। आप यहाँ जा करके सारे गेम्स बड़े आसानी से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से सीधे। तो यहाँ इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे फ्री स्टाइल चेस है, तो हमने यहाँ पे देखा जो आखिरी राउंड था, फाइनल राउंड, जहाँ पर कार्लसन ने जो है करुआना को हराया है। तो बोर्ड को फ्लिप कर लेते हैं ज़रा, और ये इस मौके हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था बेसिकली। तो अगर आपके पास टाइम हो तो पूरा गेम देख लीजिए, मतलब थोड़ा डिटेल में जाके, लेकिन नहीं हो, और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास 1 घंटा ही है लाइव मुकाबलों को देखने के लिए, तो आप थोड़ा तेज जा सकते हैं और सीसीटी पर फोकस कर सकते हैं। सीसीटी मतलब चेक कैप्चर थ्रेड पर। तो चलिए देखते हैं। चूँकि ये फ्री स्टाइल था, तो आप देख सकते हो मोहरों की स्थिति थोड़ी सबकी अलग अलग थी, तो ओपनिंग हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा समझना जो है वो कि मिडिल गेम में जो जिससे जीत हार हुई है वो कौन से आइडियाज़ थे। तो यहाँ तक तो नॉर्मल डेवलपमेंट चल रहा है। एंड यहाँ पर एक पोजीशन आती है जहाँ पर आप देखिए करुआना जो है वो अपना पॉन फ्री दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं यहाँ पर, तो वो हमें समझ में आ जाएगा। पॉन इंटू पॉन, पॉन इंटू पॉन, नाइट G4 मारते हैं, और इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये पॉन अब यहाँ से हट गया, तो ये क्वीन जो है वो ये पॉन मार लेता है। तो यहाँ पर एक पॉन जो है वो रिकवर हो जाता है, और करुआना को थोड़ा सा यहाँ पर एक ऐसा पॉन मिलता है जो क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि ये पॉन अब सिंगल रह गया है। ओके, बिशप F6 आता है, करुआना क्वीन D3 जाते हैं, D5 एक्सचेंज होता है, और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होता है जब C फाइल जो है वो ओपन होती है और दोनों के राजा C पर रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर करुआना एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव खेलते हैं, नाइट H4। अब देखिए क्या हो रहा है, जो बड़ा बेहतरीन आइडिया था, तो इन्होंने मारा बिशप इंटू D1। जैसे बिशप इंटू D1 मारा तो किंग D1 आ गया, और यहीं पर कार्लसन से कुछ मिस हुआ है, क्योंकि जब ये बिशप H4 मारते हैं तो इमीडिएटली बिशप इंटू H4 ना मार के पहले करुआना चेक दे देते हैं, और ये राजा थोड़ा ट्रबल में आ जाता है अब, क्योंकि अगर आप डार्क स्क्वायर पे मूव करते हो तो विद द चेक आएगा ये। तो उन्होंने क्या किया, ये खेला, क्वीन B5 आता है, और इसके बाद जो पोजीशन थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी करुआना की, सॉरी मैग्नस कार्लसन की। ये देखिए F5 आता है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए। तो ये सब जो है ना, ये सब छोटे छोटे आइडियाज़ होते हैं। जब आप कोई भी मुकाबले देखते हैं तो वो आइडियाज़ आप सीखते हैं। तो जैसे उन्होंने स्ट्रक्चर तोड़ा, अच्छा ये पोजीशन था, इवन यहाँ पे एक्सचेंज भी कर लेते तो जीत जाते एक्चुअली में करुआना। बहुत इंटरेस्टिंग था। कहाँ गड़बड़ हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर आते आते करुआना का किंग सेफ है और ब्लैक का किंग बिल्कुल एक्सपोज है, और ये पोजीशन थी जहाँ पर शायद करुआना बेटर कर सकते थे, और बहुत से तरीके हैं इस पोजीशन को जीतने के एक्चुअली में। और यहाँ पर करुआना ने क्वीन B1 करके एक ब्लंडर किया था। अब आपको ये सीधे समझ नहीं आएगा, ठीक है, एक्चुअली में ये ब्लंडर क्यों था। यहाँ पर वापस ही वो उनको आना चाहिए और क्वीन को F5 वगैरह लेके आना चाहिए, सॉरी क्वीन को यहाँ से लाके और फिर क्वीन को D7 एंट्री कराना चाहिए, वो विनिंग था। इन्होंने क्या किया, जैसे ये खेला तो ऐसे तो देखने में समझ नहीं आ रहा कि क्या ब्लंडर हुआ है, लेकिन आपको 2 चाल बाद समझ में आएगा एक्चुअली हुआ क्या। यहाँ पर ये मूव आता है, एंड देन F5 मिल जाती है मैग्नस कार्लसन को, और उनका गेम में कमबैक हो जाता है। इवन ये लास्ट पोजीशन जहाँ पे करुआना ने भारी ब्लंडर किया, क्वीन को आप हटा नहीं सकते थे A1 वाली फाइल से, उन्होंने ऊपर लेके आए और कार्लसन अंदर चले जाते हैं, और सडनली ये राजा एकदम एक्सपोज हो जाता है। और ये नाइट देखिए, कभी कभी देखिए कितना बेहतरीन नाइट है। वैसे तो मर रहा है, लेकिन कोई और चेक नहीं आ पा रही है। यहाँ पर चेक और यहाँ पर चेक, और यहाँ पर उनको ये वापस खेलना पड़ता इस पोजीशन पे। और इवन अगर क्वीन इंटू G4 भी मार के चेक दिया जाए, अब चेक ही नहीं है इस राजा को, और फिलहाल तो आपका राजा जो है वो ट्रबल में है। तो मैग्नस कार्लसन ने ये हारी हुई बाजी जो है वो जीत ली। तो क्रिटिकल मोमेंट्स क्या क्या थे, जैसे तो आप जो सीखने लायक चीज़ें हो सकती हैं, जैसे जब उन्होंने पॉन सेक दिया यहाँ पे, ये बढ़िया था। इसके बाद ये मूव बहुत ही अच्छा था, इंटरमीडिएट मूव, किंग D1, पहले रुक C1, फिर बिशप H4, सॉरी क्वीन B5 भी, फिर बिशप H4, और यहाँ तक विनिंग पोजीशन मिल गई थी करुआना को। बाद में वो स्लिप हुई, तो वहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि कैसे ख़राब से ख़राब पोजीशन है। लेकिन कार्लसन का ये मूव देखिए, रुक C4, भले बहुत पोजीशन ख़राब लग रही है, लेकिन एक तरह से ब्लॉकेड आप बना रहे हो कि अपोनेंट के पीसेस अंदर नहीं आ पा रहे हैं, आप फोर्स कर रहे हो कि आगे खेलना है तो एक्सचेंज करिए। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ख़राब से ख़राब पोजीशन पे भी मैग्नस कार्लसन क्या ट्राई करते हैं,
कैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये मूव भी बहुत खूबसूरत है। और आप देखिए इसी मूव की वजह से बाद में उनकी एंट्री हुई अंदर, तो एक और पॉन दे दिया। लेकिन क्यों दे दिया? पोजीशन तो खराब है, लेकिन कुछ चांसेस रहे खेलने के। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, जैसे ये पॉन दिया गया। फिर ये लास्ट पोजीशन पर भी वो होप कायम है उनकी, रिपीटिशन के लिए तैयार हैं जहाँ पे उनको पता। और जैसी गलती हो रही है सामने वाले से, ये देखिए जैसे क्वीन B3 आया, उनको क्लियर है कि कहाँ जाना है। तो ये सब सीखने लायक चीज़ें हैं कि कैसे इस मैच को और डीप में देखा जा सकता है। आधे घंटे 1 घंटे भी दिया जा सकता है, बट ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि हर गेम से आपको क्या लेना है। कम से कम देखिए, ये गेम देखा आपने, आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना कि इस गेम में करुआना ने क्या क्या किया था और कार्लसन ने क्या क्या किया था और कहाँ पे मेजर गलती हुई थी। तो इस तरह से आप लाइव मुकाबले देखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा सब कुछ समझ में आ जाए, लेकिन बहुत कुछ जो है वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा और इससे आपके खेल को नए आइडियाज़ मिलेंगे। तो यहाँ पर व्लादिमीर क्रैमनिक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। क्रैमनिक आजकल दूसरे कारणों से ज़्यादा फेमस है, लेकिन क्रैमनिक जो कि विश्व चैंपियन रहे हैं, वो कहते थे कि मैं हर महीने 10,000 कम से कम नए गेम देखता हूँ, ताकि मैं शतरंज में कोई भी नया आइडिया मिस ना कर दूँ। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है कि मैं कोई आइडिया मिस ना कर दूँ। चेस जो है दोस्तों, आइडियाज़ का गेम है, अलग अलग पोजीशंस, पैटर्न्स का गेम है। जितने आप गेम्स देखेंगे, जितने आप पोजीशंस देखेंगे, उतना आपका नॉलेज और समझ खेल के प्रति बढ़ेगी। और याद रखिए, ये सब कुछ करने में इंजन बंद होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये हो गया, आपने गेम्स देख लिए, आपने टैक्टिक्स सॉल्व कर ली। हर दिन आपको कम से कम 1 या 2 मुकाबले खेलिए। और ये मुकाबले मैं कहूँगा कि ब्लिट्ज, आपका मन है तो खेलिए ब्लिट्ज, लेकिन कम से कम रैपिड खेलिए। और रैपिड जब आप खेलते हैं तो एक मैच करने के बाद ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक दूसरा मैच तुरंत खेले। एक मैच खेलिए, किसी से भी मैच हो, कोई कितना भी सेकंड मैच का आपको ऑफर भेजे, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैच में ही जो है आप देखिए कि आपने क्या खेला है, कहाँ गलती हुई है, आपके हिसाब से कहाँ इंप्रूव होना चाहिए था। आप अपने पॉइंट जो है वो नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें अगर आप हर दिन करते हैं, जी हाँ, आप हर दिन पजल सॉल्व करते हैं, पजल्स 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से कितने भी हो सकते हैं। और उसके बाद गेम्स देखिए, 4-5 गेम कम से कम देखिए हर दिन। कुछ भी नया क्या हो रहा है शतरंज दुनिया में, कौन किसको हरा रहा है। और अगर मान लीजिए कोई लाइव बड़ा टूर्नामेंट नहीं हो रहा है, तो डाटाबेस से निकाल करके कोई इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट जो आपका छूट गया हो, उसके गेम्स देखिए। जो भी बेस्ट गेम, अच्छे गेम हुए हैं, उनको देखने की कोशिश कीजिए। और फिर तीसरा हिस्सा जो आपको बोलता हूं कि अपने गेम खेलिए और उनको खुद से एनालाइज कीजिए बिना इंजन के। तो दोस्तों, अगर ये 3 काम आप करते हैं और लगातार 6 महीने तक आप करते हैं, तब आप आके इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। यकीन मानिए, ये आपके खेलने का, समझने का नज़रिया तो बदलेगा ही बदलेगा। आपके रेटिंग नहीं है तो आ जाएगी, और रेटिंग है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो जंप देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, हम अब शतरंज के उन क्षेत्रों पे वीडियो बनाने जा रहे हैं जिन पर अभी तक हमने काम नहीं किया था, और आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसे वीडियोस नज़र आएंगे जो आपके खेल में जो है वो बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। और इसके लिए मैं कुछ कहूँ, बेहतर रहेगा कि वो वीडियोस जल्द से जल्द आपके सामने आएंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी, और अगर मदद मिली है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाइए जो शतरंज खेलना शुरू कर रहे हैं, सीखना शुरू कर रहे हैं, या शतरंज में कुछ आगे बेहतर करना चाहते हैं। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।